So, hello students, hope all of you are doing great and myself Vikas Gupta, your mathematics mentor, and today we are here for lecture 2 of the binomial theorem. हम लोग ने बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था, आज उसका लेक्चर 2 है। बेसिकली हम लोग ने स्टार्टिंग में कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशंस और उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे थे। आज हम लोग उसमें थोड़ा सा आगे जाने वाले हैं, तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये दूसरे टाइप का सम है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कुछ टाइप करते हैं, अब ये नेक्स्ट टाइप का सम है। उसमें पूछा हुआ है द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द नेचुरल नंबर 3 रेज टू 100 विल बी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो यहाँ पर डिजिट है वो दिखा हुआ है 3 रेज टू 100। अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रेज टू 50, एंड 3 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 9 रेज टू 50, एंड 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस 1 रेज टू 50, या तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 माइनस 10 रेज टू 50। बेसिकली जो हमें एक्सपांशन रहता है वो 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स का ज्यादा अच्छे से एज कम्पेयर टू एक्स माइनस वन का एक्सपांशन, 1 माइनस एक्स का एक्सपांशन लिखना काफी आसान है। तो मैं इसको इस तरीके से एक्सपैंड करना चाहूंगा। तो 1 माइनस 10 रेज टू 50 में अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो यहाँ पर ए का वैल्यू होगा 1, बी का वैल्यू होगा 10 और एन का वैल्यू जो होगा वो होगा 50। ठीक है, अब इसको लेकर हम लोग एक्सपैंड करते हैं जरा। तो हमारे पास एक्सपेंशन कैसे आएगा, आएगा 50 C0, फिर माइनस 50 C1, इधर होगा 10 रेज टू 1, प्लस 50 C2 10 का स्क्वायर, माइनस 50 C3 10 का क्यूब, प्लस 50, एक मिनट, इधर होगा 50 C4 10 रेज टू 4, माइनस ऐसे करते करते ये चलने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 50 C0 का वैल्यू होगा 1, माइनस 50 C1 का वैल्यू हो जाएगा 50, एंड 10 रेज टू 1 का वैल्यू हो जाएगा 10, प्लस 50 C2 को हम लोग लिखेंगे 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2, एंड ये 10 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100। 50 C3 को लिखेंगे हम लोग 50 इंटू 49 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, और इधर पे आ जाएगा हमारे पास 1000, प्लस हायर पावर टर्म्स, हायर टर्म्स। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इधर पर 10 रेज टू 3 है और इसमें एक 10 का मल्टीपल तो ऑलरेडी है। तो ये वाला जो टर्म है इट इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ 10 रेज टू 4। अगर ये मल्टीपल ऑफ 10 रेज टू 4 है तो मेरे पास जो यूनिट डिजिट है ये सारे जो पहले वाले टर्म्स है वही कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, क्योंकि अगर 10 रेज टू 4 है उसमें मैं 1 ऐड करूंगा तो 1 जो आने वाला है वो 10 रेज टू 4 की वजह से नहीं आएगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट्स चाहिए ना, तो 10 रेज टू 4 वाले जो टर्म्स है वो मेरे कुछ काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यूनिट डिजिट में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मतलब लास्ट 4 डिजिट्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो जो मेरे लिए कंट्रीब्यूट करेंगे वो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स ही होंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1, माइनस 50 इंटू 10 इज नथिंग बट 500। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू ये वाला टर्म हो जाएगा 100, एंड 49/2 इज नथिंग बट 24/5। इसको सॉल्व करेंगे तो -499 आ चुका है हमारे पास। आप इसको ऐसे लिख लीजिए 100 इंटू 5 इंटू 245। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -499 प्लस 100 तो था ही। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 5 4 ज़ा 20 एंड 2 5 2 ज़ा 10, 12। तो हमारे पास आ रहा है 12250 माइनस 499। इसको अगर फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 10 माइनस 9 इज 1, 9 माइनस 9 इज 0, 4 माइनस 4 इज 0, 2 2 1। तो अगर आप इधर देखेंगे तो लास्ट 4 डिजिट के लिए, तो लास्ट 4 डिजिट्स इट इज नथिंग बट 2001। तो इधर पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सम के लिए जाते हैं। द लास्ट 4 डिजिट ऑफ द नेचुरल नंबर 7 रेज टू 100। सेम लॉजिक के साथ हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे। 7 रेज टू 100 कैन बी रिटर्न एज 7 स्क्वायर रेज टू 50, एंड 7 स्क्वायर इज नथिंग बट 49 रेज टू 50। आप इसको लिखिए ऐसे 50 माइनस 1 रेज टू 50। ओके, अगर अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ताकि 1 माइनस 50 रेज टू 50 के फॉर्मेट में ये आ जाए। और अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो कैसे आएगा, ये होगा 50 C1 इंटू 1 माइनस 50, सॉरी इधर 50 C0 होगा, 50 C1 होगा यहाँ पर,
इधर हो जाएगा 50 raised to 1 प्लस इधर होगा 50c2, इधर होगा 50 का स्क्वायर माइनस 50c3, इधर होगा 50 का क्यूब प्लस हायर पावर टर्म्स। अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये वाला पार्ट होगा 1 माइनस 50c1 का वैल्यू हो गया 50 एंड ये वाला पार्ट भी देगा 50 प्लस 50c2 का वैल्यू होगा 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 एंड ये वाला पार्ट होगा 2500 माइनस इधर पे जो भी हायर टर्म्स बनेंगे, हायर हायर टर्म्स आर मल्टीपल्स ऑफ 10 raised to 4। तो वो 10 raised to 4 के मल्टीपल्स है, इस वजह से यूनिट डिजिट में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मतलब लास्ट 4 डिजिट्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इधर हो गया 1 माइनस 2500 प्लस सेम लॉजिक के साथ इसको हम लोग लिखेंगे 50 इंटू 24.5 इंटू 25500, सॉरी 2500। ये हो गया माइनस 2499। इसको आप लिखेंगे तो 5 इंटू 2500 इंटू 245। एंड अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस वाले कैलकुलेशन को, तो आपको जो लास्ट 4 डिजिट्स मिलेंगे वो ऑप्शन डी का मिलेगा। ठीक है, सेम लॉजिक है। ठीक है, द यूनिट डिजिट एट द यूनिट प्लेस, सॉरी द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इन द नंबर 19 रेज टू 2005 प्लस 11 रेज टू 2005 माइनस 9 रेज टू 2005। इसके लिए जो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज वो होना चाहिए साइक्लिसिटी का। एक्चुअल में आप अगर देखोगे तो 9 रेज टू एनी ऑड पावर इज हैविंग अ यूनिट डिजिट ऑफ 9 एंड 9 raised to any even power is having a unit digit as 1. Similarly, 1 raised to any number is nothing but giving me as 1. तो अगर आप एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करो तो 9 मंजा 9 या 9 रेज टू 1 इज 9, 9 स्क्वायर इज 81, मतलब 9 रेज टू इवन 1, 9 क्यूब 9 9 सॉरी 9 1 9, 9 स्क्वायर 81, 81 into 9, then also I am getting 9 raised to any odd number is having unit digit as 9। okay, तो इधर पर हमारे पास है 19 raised to 2005 प्लस 11 raised to 2005 माइनस 9 raised to 2005। इसका जो ये 9 raised to odd है तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 होगा। 1 raised to any will have यूनिट डिजिट एज 1 और इसका जो पावर रहेगा 9 raised to odd है तो इसका भी यूनिट डिजिट होगा 9। तो 9 9 एलिमिनेट होगा तो हमारे पास यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा 1। तो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉर R1 लेसर देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर। ओके ठीक है, इस वाले सम के लिए आपको एक प्रॉपर्टी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि NCR प्लस NCR प्लस 1 इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू N प्लस 1 CR प्लस 1। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, NCR दिया हुआ है प्लस N माइनस 1 CR दिया हुआ है, प्लस ऐसे करते करते ये हमारे पास RCR के पास जा रहा है। ये जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। स्टार्ट कर, अगर मैं इस सीक्वेंस को उल्टा लिखूं तो क्या होगा, RCR होगा, फिर R प्लस 1 CR होगा, R प्लस 2 CR होगा, ऐसे करते करते चलेगा और एक पॉइंट आएगा N माइनस 1 CR होगा, फिर NCR होगा। जब मेरा N और R दोनों सेम होता है, फॉर एग्जाम्पल 5C5 10C10, तो उसका हमेशा जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो ये RCR जो मैंने लिखा इधर पर वैल्यू इसका 1 होने वाला है, तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके R प्लस 1 CR प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका भी वैल्यू कितना होगा 1। सिमिलरली ये होगा R प्लस 1 CR, ये हो गया R प्लस 2 CR। ऐसे करते करते हमारे पास वापस से हम पहुंचेंगे N माइनस 1 CR प्लस NCR। अगर आप ये दोनों टर्म्स को देखेंगे, अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखेंगे तो ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों का n सेम है और r में 1 का डिफरेंस है। तो दोनों का n r प्लस 1 है और नीचे जो r है उसमें 1 का डिफरेंस है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जो n होगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा, देखो n प्लस 1, मतलब ऊपर r प्लस 1 था तो प्लस 1 ऐड हो जाएगा c, और जहां पर भी r बड़ा होगा वो वाला r हमें लिखना है। तो इधर पर r जो बड़ा वाला है वो है r प्लस 1। क्लियर। सिमिलरली इन दोनों को कंबाइन करके ये टर्म आया, तो फिर आगे वाला टर्म होगा R प्लस 2 CR प्लस डॉट डॉट डॉट
n माइनस वन सी आर प्लस एन सी आर। अगर मैं वापस से इन दोनों को कंबाइन करूं तो r +1 इज नथिंग बट r+2। ये दोनों का आप देखेंगे तो n सेम है और r में 1 का डिफरेंस है, तो इन दोनों को कंबाइन करने पर जो मेरे पास टर्म आएगा वो r+2 था, उसमें 1 ऐड करूंगा तो r+3 सी r+1। ऐसे करते करते आप देखोगे कि मैं इन दोनों टर्म्स को भी ले लूंगा साथ में, और एक पॉइंट आएगा जो मेरे पास आएगा n आएगा उधर पर और नीचे आएगा r+1। सिमिलरली मैं इन दोनों टर्म्स को भी कंबाइन करूंगा साथ में, दोनों का n सेम है और दोनों के r में 1 का डिफरेंस है, तो n+1 होगा और फाइनली सी r+1 होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सम। अच्छा, 14C1, 14C3, 14C5 अप टू 14C11, इसका हम लोगों को वैल्यू चाहिए। ये कुछ सिमिलर है लास्ट टाइम पे जो हम लोग ने किया था, कुछ सिमिलर है उससे, तो देखते कैसे। 1 + x⁻n का एक्सपेंशन अगर हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास कैसे आएगा, C0 C1x C2x², ऐसे करते करते ये जाएगा फाइनली Cnx⁻n तक। हम लोग अगर 1 - x⁻n का एक्सपेंशन लिखेंगे तो होगा C0 - C1x प्लस C2x² माइनस डॉट 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 करके ये जाएगा Cnx⁻n तक, कुछ तो जाएगा। ठीक है, हम लोग ने देखा था अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 1 + x⁻n प्लस 1 - x⁻n, तो मेरे पास जो C1 C1 था, C3 C3 था, ऐसे ऑड वाले सारे कैंसिल हो गए और मेरे पास जो इवन वाले थे वो ट्वाइस बचेंगे, तो इधर हो गया 2 टाइम्स C0 प्लस C2x² प्लस C4x⁻4। ऐसे करते करते हमारे पास, अच्छा हमारे पास एक गलती हो गई यहाँ पर, हमें यहाँ पर ऑड वाले चाहिए थे। ठीक है, तो जब ऑड वाला चाहिए था तो हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम लोग इधर पे एडिशन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो इधर पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 + x⁻n और -1 - x⁻n को, तो इधर पे मेरे पास सारे ऑड वाले टर्म्स बचेंगे। तो ऑड वाले के लिए हम लोग कर लेते हैं, 1 मिनट। तो हमारे पास क्या बचेगा, C1x प्लस C3x³ प्लस C5x⁻5। ऐसे करते करते आएगा C11x⁻11 प्लस C13x⁻13। ठीक है, लेकिन जो हम लोगों को क्वेश्चन में चाहिए वहां पर x नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में जो हम लोगों को फाइंड करना है वहां पर x नहीं दिया हुआ है, तो उसको हटाने के लिए एट x = 1, तो इधर पर हो जाएगा 1 + 1 इज नथिंग बट 2। और यहाँ पर जो n दिया हुआ है वो फाइनल पावर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 14 है। एट x = 1 एंड n का वैल्यू हो जाए 14, 1 - 1 इज 0, तो वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। 2 टाइम्स ये हो गया C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस ऐसे करते करते ये आएगा C11 प्लस C13। इधर पे भी एक टू एलिमिनेट हो जाएगा तो ये 2⁻13 होगा। इधर होगा हमारे पास C1 प्लस C3 प्लस C5, ऐसे लास्ट तक ये जाएगा C11 एंड C13। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ C11 तक के लिए पूछा गया है, तो हम लोग ये जो C13 है इसको हम लोग वापस से लेफ्ट साइड में भेज देंगे, तो इधर पे हमारा आंसर थोड़ा सा आएगा ऐसे 2⁻13 माइनस 14C13, और जो क्वेश्चन में पूछा गया था C1 C3 C5, ऐसे करते करते हम लोग C11 तक पहुंच चुके हैं। अब 14C13 का वैल्यू होगा, ये 2⁻13 है और 14C13 का वैल्यू होगा 14, और ये हमारे पास C1 C3 C5, ऐसे करते करते हम लोग ने फाइनली C11 तक अपना टास्क अचीव किया, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए। नेक्स्ट सम के लिए ट्राई करते हैं। ओके, इफ n belongs to n, then 121 minus 25 raised to n, 121 raised to n minus 25 raised to n plus 1900 raised to n minus of -4 raised to n। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक स्टेटमेंट जो है मेरा वो याद रखिएगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय a and also divisible by b, then the number is also divisible by AB, where both
A and B are co-prime numbers. अब को प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं कि ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक नंबर 2, एक नंबर लेता हूँ मैं 3। 2 के जो फैक्टर्स होंगे वो 1 2 होगा, 3 के जो फैक्टर्स है वो 1 एंड 3 है, तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, तो वो दोनों को प्राइम्स है। ठीक है। अब ये जो सम है इसको हमने दो तरीके से, मतलब तरीका एक ही है लेकिन उसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग इसको दो पार्ट में स्प्लिट अप करेंगे। इस सम को आप देखिए, पहले ना हम लोग ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं। हमारे पास जो पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 121 रेज टू एन माइनस 25 रेज टू एन। इस 121 को हम लोग 96 प्लस 25 रेज टू एन लिख सकते हैं, और ये माइनस 25 रेज टू एन जो हमारे पास पहले से था। अब ये a प्लस बी रेज टू एन का एक्सपेंशन अगर हम लोग लिखेंगे तो एक्सपेंशन में आएगा C0 96 रेज टू एन प्लस C1 96 रेज टू एन माइनस 1 इंटू 25 प्लस C2 96 रेज टू एन माइनस 2 इंटू 25 का स्क्वायर। ऐसे करते 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 एक लास्ट टर्म आएगा CN NCN और इधर पे आएगा 25। ओके, लास्ट में एक चीज आएगी हमारे पास, एक मिनट, 25 रेज टू एन, और इधर बाहर था हमारे पास 25 रेज टू एन। एक मिनट लिख देते हैं यहाँ पर 25 रेज टू एन। ठीक है। आप इधर ऑब्जर्व करिए कि जब मैंने इसे अभी खोला, अगर मैं इस ब्रैकेट को अपने ओपन करता हूं तो कैसे होगा कि मेरे पास C0 96 रेज टू एन बचेगा, C1 96 रेज टू एन माइनस 1 बचेगा। ऐसे करते करते मेरे पास एक टर्म आएगा CN माइनस 1 96 इंटू 25 रेज टू एन माइनस 1। और ये जो लास्ट का 25 रेज टू एन है, क्योंकि NCN का वैल्यू 1 हो गया, ये 25n और ये 25n एलिमिनेट हो जाएगा। और आप देखेंगे जो मिनिमम कॉमन पावर इस सीक्वेंस में या जो इस अरेंजमेंट में सबके पास है वो है 96। दैट इज आई कैन टेक आउट 96 एज द कॉमन फैक्टर इन दिस केस। अगर मैं दूसरे वाले टर्म्स को कंसीडर करूं, जैसे कि जो दूसरा टर्म मेरे पास है वो दिया हुआ है यहाँ पर 1900 माइनस ऑफ माइनस 4 रेज टू एन। तो आप इस 1900 को ऐसे लिख सकते हो क्या, 1904 माइनस सॉरी प्लस ऑफ माइनस 4 रेज टू एन। 1900 रेज टू एन को हम लोग ऐसे लिखेंगे 1904 प्लस ऑफ माइनस 4 रेज टू एन। अब अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे, अच्छा एक एक चीज जो हम लोग ने छोड़ दिया, एक मिनट, ये वाला पार्ट जो हम लोगों से मिस आउट हो चुका है, ये माइनस माइनस 4 रेज टू एन जो हमारा क्वेश्चन में ही था। ठीक है, इसको अब आप एक्सपैंड करिए जरा। इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, C0 1904 रेज टू एन प्लस C1 1904 रेज टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 4 रेज टू 1 प्लस C2 1904 रेज टू एन माइनस 2 इंटू माइनस 4 का स्क्वायर। ऐसे करते करते ये सीक्वेंस n तक जाएगा और मेरे पास एक लास्ट टर्म आएगा CN माइनस 4 रेज टू एन। ये मैंने 1904 प्लस ऑफ माइनस 4 रेज टू एन का एक्सपांशन लिखा, और ये जो बाहर वाला पार्ट था वो था मेरे पास माइनस ऑफ माइनस 4 रेज टू एन। अगर आप देखेंगे NCN का वैल्यू हो गया 1, ये बचा मेरे पास माइनस 4 रेज टू एन, और इधर है मेरे पास माइनस ऑफ माइनस 4 रेज टू एन, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अगर मैं इसके अंदर का सीक्वेंस जो बचे हुए टर्म है वो लिखूंगा तो आएगा 1904 रेज टू एन प्लस C1 1904 रेज टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस C2 1904 रेज टू एन माइनस 2, इधर हो गया माइनस 4 का स्क्वायर। ऐसे करते करते एक आएगा CN माइनस 1 1904 और इधर होगा माइनस 4 रेज टू एन माइनस 1। आप इधर पर देखेंगे तो इधर पर जो मेरे पास कॉमन फैक्टर बच रहा है वो 1904 है, क्योंकि इन सारे टर्म्स जितने भी उसमें 1904 ही सबके पास है, तो उसको मैंने कॉमन लिया। एंड अगर आप इन दोनों का HCF लेंगे 96 एंड 1904 का, तो आप पाएंगे HCF ऑफ 96 एंड 1904 इज नथिंग बट 16। क्लियर है? सेमली अगर हम लोग सेकेंड पार्ट के लिए जाते हैं तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लब करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं अपना अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं क्लब कर रहा हूँ पहले वाले सीक्वेंस में 121 रेज टू एन माइनस ऑफ माइनस 4 रेज टू एन को, तो मैं इसको 125 प्लस माइनस 4 लिख के एन
माइनस ऑफ -4 रेज टू n लिखूंगा। अब जिस हिसाब से आपने देखा था कि इस चीज में हमारे लास्ट लास्ट के टर्म्स कैंसिल हुए थे, वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होगा। और आप देखेंगे कि इधर पर कॉमन फैक्टर जो निकलेगा, कॉमन फैक्टर विल बी 125। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, कॉमन फैक्टर विल बी 125। सिमिलरली जो मेरे पास अदर टू टर्म्स बचे, वो बचा हुआ है 1900 रेज टू n -25 रेज टू n। इस 1900 को हम लोग 1875 प्लस 25 रेज टू होल n लिख सकते हैं, और ये -25 रेज टू n। सेम पैटर्न में जैसे पहले हमारे पास टर्म्स एलिमिनेट हुए थे, तो इधर पर भी 25 रेज टू n और 25 रेज टू n एलिमिनेट होगा, और जो मेरे पास टर्म्स बचेंगे उनमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा हमारा 1875। और आप इन दोनों का HCF लेंगे तो HCF विल बी 125। देखिए, अब ये सेम नंबर थे, सेम नंबर को मैंने अरेंजमेंट के हिसाब से सॉल्व किया था, तो मेरा जो पहला कंडीशन था वो बोल रहा था कि इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है वो 16 है। दूसरे में मैंने अरेंजमेंट चेंज किया तो हमको पता चला कि जो दूसरा कॉमन फैक्टर है वो इसका 125 है। अगर एक नंबर का एक ए कॉमन फैक्टर है और उसी नंबर का एक बी कॉमन फैक्टर है और दोनों आपस में को प्राइम है, ठीक है, तो जो एग्जैक्ट नंबर रहेगा, तो फाइनल आंसर विल बी डिविजिबल बाय 16 इंटू 125। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2000। जैसे कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, और 2 एंड 3 दोनों को प्राइम्स है, तो जो नंबर होगा वो एक्चुअली 6 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 24 वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, एंड दोनों को प्राइम है, इस वजह से 24 6 से भी डिविजिबल है। ओके, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है जो हम लोग बेसिक अपने 9 10 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो उसी का यूज करके हम लोग ने सम सॉल्व किया। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं। ओके, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि 5 रेज टू 2n प्लस 2 -24n -25। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू 2n इंटू 5 का स्क्वायर -24n -25। 5 का स्क्वायर इज नथिंग बट 25, एंड इस 5 रेज टू 2n को हम लोग 5 का स्क्वायर रेज टू n लिख सकते हैं। ये -24n और ये हो जाएगा -25। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, 25 हुआ, 5 स्क्वायर विल बी 25, एंड इस 25 को मैं बोल रहा हूँ हम लोग 1 + 24 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 + 24 इज ऑल्सो 25, और इधर पावर आएगा n। इधर मेरे पास बच रहा है 24n और इधर बच रहा है 25। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, 25 तो हमारे पास था ही, थोड़ा सा कलर चेंज कर दो क्लैरिटी के लिए। हमारे पास बचेगा C0 प्लस C1 इंटू 24 प्लस C2 इंटू 24 का स्क्वायर। ऐसे करते करते हमारे पास लास्टली आएगा Cn इंटू 24 रेज टू n। इधर होगा 24n और इधर आएगा -25। हमको पता है कि NC0 का वैल्यू होता है 1 एंड NC1 का वैल्यू हो जाएगा डायरेक्टली n। ठीक है, तो ये 25, C0 का वैल्यू हो गया 1, C1 का वैल्यू हो गया n, और ये हो गया 24। इधर पे आएगा C2 इंटू 24 का स्क्वायर प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स, और लास्टली वो क्लोज होगा Cn 24 रेज टू n। इधर आ रहा है 24n और इधर पे फाइनली मेरे पास आ रहा है 25। अगर मैं इस 25 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये 25 एक बार 1 के साथ जाएगा, और ये 25 इसके साथ जाएगा, और ये बाकी जो जितने भी बचे वाले टर्म्स हैं उनके पास भी जाएगा वो। तो हमारे पास जो एक्चुअल बचेगा वो क्या बचेगा, एक बचेगा 25 प्लस ये जो 25 है इस 24n के साथ जा रहा है, तो 25 इंटू 24n प्लस ये जो 25 है बाकी बचे हुए टर्म्स, मतलब C2 इंटू 24 स्क्वायर प्लस बाकी टर्म्स Cn इंटू 24 रेज टू n। इधर आ रहा है -24n और ये -25। आप देखेंगे ये 25 एंड ये 25 एलिमिनेट हुआ, और यहाँ पर 24n कॉमन फैक्टर है, तो अगर मैंने 24n कॉमन लिया तो मेरे पास इधर का 25 बचा और इधर पर -1 प्लस 25 इधर बचा हुआ है मेरे पास C2 इंटू 24 का स्क्वायर प्लस हायर पावर टर्म्स Cn इंटू 24 रेज टू n। आप देखो 25 -1 इज 24 और ये 24, तो इधर पे आ रहा है 24 का स्क्वायर इंटू n प्लस
25 इंटू C2 इंटू 24 का स्क्वायर, ऐसे करते करते हमारे पास आएगा Cn इंटू 24 रेज टू n। ठीक है, इधर पर जो मेरे पास पावर कॉमन है वो 24 का स्क्वायर है और इधर पे भी 24 का स्क्वायर है, और इधर आप देख रहे हैं कि जो पावर है 24 की वो इंक्रीजिंग है, मतलब आगे टर्म में 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5th होगी, और ऐसे ऐसे करके वो nth पावर तक जाएगी। तो मतलब जो मिनिमम कॉमन पावर है वो 24 का स्क्वायर ही कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं 24 का स्क्वायर हम लोग कॉमन फैक्टर कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा n प्लस 25, अंदर से भी मैंने 24 का स्क्वायर कॉमन है तो C2 इंटू 1 बचेगा, C3 इंटू 24 का क्यूब था कॉमन ले लिया तो 24 बचेगा। ऐसे करते करते ये आएगा Cn इंटू 24 रेज टू जो भी पावर था उसमें से 2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 24 का स्क्वायर विच इज अराउंड 576। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सम के लिए ट्राई करें, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है, वापस से खाली एक बार प्रैक्टिस के लिए ट्राई करेंगे। 2 रेज टू 4n+4 माइनस 15n माइनस 16, आप इसको 2 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू 4 का n माइनस 15n माइनस 16 लिख सकता है। अब इधर पे 2 रेज टू 4 लिखा हुआ है, 2 रेज टू 4 इज 16 रेज टू n माइनस 15n माइनस 16, थोड़ा सा विजिबिलिटी के ब्लैक कर लेते हैं। 2 रेज टू 4 इस 16 को हम लोग 1 प्लस 15 लिख सकते हैं, इधर आया n माइनस 15n आएगा और इधर आएगा माइनस 16। आप इसको एक्सपैंड करिए, 2 रेज टू 4 अभी इधर पे आएगा 1 प्लस C0 का वैल्यू 1, इधर हो जाएगा C1 इंटू 15 माइनस सॉरी प्लस C2 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस C3 इंटू 15 का क्यूब, ऐसे करते करते ये आएगा हमारे पास Cn इंटू 15 रेज टू n, इधर मेरे पास माइनस 15n आएगा, इधर आएगा माइनस 16। ये 2 रेज टू 4 जो है ये 16 है, सेम लॉजिक से ये अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इधर जाएगा फिर एक बार इधर, और ये बाकी सारे टर्म्स के लिए एक बार साथ में आएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 रेज टू 4 1 के साथ गया तो हमारे पास 16 बचा, इधर पर NC1 का वैल्यू हो जाएगा n, और ये 16 साथ में तो 16n प्लस, अच्छा एक मिनट, एक चीज हम लोग ने मिस आउट कर दिया है, इसके साथ 15 भी है, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। 15n इंटू 16 आएगा प्लस ये जो 2 रेज टू 4 है 16, बाकी सारे टर्म्स के साथ कॉमन आएगा C2 इंटू 15 स्क्वायर प्लस C3 इंटू 15 क्यूब, और मेरे पास बाकी सारे टर्म्स मतलब आएंगे Cn इंटू 15 रेज टू n, इधर आया माइनस 15n और ये माइनस 16, ये प्लस 16 एंड ये माइनस 16 एलिमिनेट हो गया। अगर मैं दोनों में से 15n ये वाले टर्म में से और स्टार्टिंग वाले टर्म में से अगर मैंने 15n कॉमन लिया तो आएगा मेरे पास 16 माइनस 1 प्लस इधर मेरे पास बचा 16, C2 इंटू 15 स्क्वायर C3 इंटू 15 क्यूब, ऐसे करते करते इधर आएगा Cn इंटू 15 रेज टू n। ओके, इधर पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 15 का स्क्वायर इंटू n बन चुका है, प्लस इधर 16 आ रहा है, इधर हो रहा है C2 इंटू 15 स्क्वायर C3 इंटू 15 क्यूब, ऐसे करते करते हमारे पास फाइनली आएगा Cn इंटू 15 रेज टू n। आप अगर नोटिस करेंगे यहाँ पर 15 स्क्वायर है फिर 15 क्यूब है, ऐसे करते करते 15 का पावर बढ़ रहा है, तो मिनिमम पावर जो हम लोग कॉमन ले सकते हैं वो 15 स्क्वायर है, और हमारे पास बाहर भी मिनिमम पावर 15 स्क्वायर है, तो हम लोग 15 स्क्वायर को होल कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा n प्लस 16, इधर होगा C2 इंटू 1 प्लस C3 इंटू 15 प्लस, ऐसे करते करे हमारे पास फाइनली बचेगा Cn इंटू 15 रेज टू n-2। तो इधर पर जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन factor, it is nothing but 15 का square which is 225, तो the given number will be divisible by 225, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अच्छा एक लास्ट सम इस टाइप का, तो आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 2 रेज टू 3n+3 माइनस 7n-8, इधर पर हम लोग 2 क्यूब कॉमन लेंगे ब्रैकेट में, 2 क्यूब रेज टू n, ये हो गया -7n-8, 2 क्यूब है 8 हमारा, ये हो जाएगा 8 रेज टू n -7n-8, इस 8 आया और इस 8 को हम लोग 1 प्लस 7 रेज टू n लिखेंगे, ये हो गया -7n, ये हो गया -8। आप इसको एक्सपैंड करिए, ये आएगा 8, 1 प्लस C1 इंटू 7 प्लस C2 इंटू 7 स्क्वायर प्लस C3 इंटू 7 क्यूब,
ऐसे करते करते ये चलेगा और ये आएगा Cn इंटू 7 raised to n, ये आएगा -7n और ये आएगा -8। अब ये जो बाहर हमारे पास 8 है वो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ, बाकी सारे टर्म्स के साथ एक बार। तो हमारे पास जो पैटर्न बनेगा वो आएगा 8 प्लस 7 बाहर था, 8 हमारा ये मल्टीप्लाई हुआ बाहर से और C1 NC1 का वैल्यू हुआ n, एंड 8 के साथ बाकी सारी चीजें कॉमन ले ली मैंने, 7 स्क्वायर प्लस C3 इंटू 7 क्यूब, और ऐसे करते करते हमारे पास आया Cn इंटू 7 raised to n, और ये -7n और ये -8 बाहर था। इस 8 को और इस 8 को एलिमिनेट किया, आप देखेंगे कि इधर पर हमारे पास 7n है और इस टर्म के पास भी 7n है। अगर मैंने 7n कॉमन लिया तो मेरे पास इधर पे 8 था और उधर से -1, प्लस 8 टाइम्स आप देखेंगे C2 7 स्क्वायर, C3 7 क्यूब, ऐसे करते करते ये फाइनली हमारे पास आएगा Cn इंटू 7 raised to n। अब 8 - 1 इज नथिंग बट 7 और एक 7 इधर ऑलरेडी था, तो 7 स्क्वायर इंटू n प्लस 8 आएगा यहाँ पर C2 इंटू 7 स्क्वायर, C3 इंटू 7 क्यूब, और ऐसे करते करते हम लोग फाइनली Cn इंटू 7 raised to n तक पहुंच चुके हैं। आप देखिए इधर पे 7 का पावर इंक्रीजिंग है, पहले 7 स्क्वायर है, फिर 7 क्यूब है, फिर 7 raised to 4, ऐसे करते करते वो nth पावर तक जाएगा। तो हम लोग इस 7 स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे तो पूरे में हमारे पास बचेगा n, फिर 8 आएगा C2 इंटू 1, C3 इंटू 7, और ऐसे करते करते वो हमारे पास फाइनली Cn इंटू 7 raised to n - 2 के पास पहुंचेंगे। तो इधर पर जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है, common factor, it is nothing but 7 square, which is 49. So hence the given number is divisible by 49. That is option A is the correct option. Okay. अभी हम लोग को डिविजिबिलिटी वाला पार्ट पढ़ने वाला है। आप लोगों को इसके लिए एक नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक मिनट में थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ यहाँ पर। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। अगर मेरे पास एक नंबर है 15 और मैं उसको 4 से डिवाइड करता हूँ, तो आप बोलेंगे अगर 15 है और 4 से डिवाइड करें तो 4 3 हुआ हमारा 12, तो इसका रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, तो ये नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ इस 15 को मैं 4 से डिवाइड करूँ, मैं 4 4 लेना चाह रहा हूँ, तो इधर आएगा 16 और इसका रिमाइंडर आएगा -1। ये जो बच रहा है इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव रिमाइंडर। एक मिनट, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव रिमाइंडर। ओके, तो अब ये नेगेटिव रिमाइंडर यूज कैसे होगा? अच्छा, एक चीज और है, जब हम लोग देख रहे थे 15 के बारे में 4 से डिविजिबिलिटी के लिए, तो हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते कि 15 के आसपास 4 का कौन सा मल्टीपल है। जैसे 12 4 का मल्टीपल है जो 15 से छोटा है, तो इस वजह से हमने 4 3 12 लिखा और 3 हमारे पास आया। लेकिन अगर मैंने ऐसा नंबर ले लिया जो 4 का मल्टीपल तो है लेकिन 15 से बड़ा है, तो उस केस में हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल है 4 4 16 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, लेकिन वो 15 से बड़ा है। लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, तो हमको पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे आ सकता है? हम लोग ने देखा था कि एक 4 हम लोग एक्स्ट्रा आ चुके हैं। 4 4 की जब साइकिल चल रही थी तो एक 4 हम लोग एक्स्ट्रा आ चुके हैं, तो उसमें -1 में जो हमारा रिमाइंडर आया हुआ है यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर के केस में, उस -1 में अगर मैंने एक 4 ऐड किया तो देखो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। तो जो कि हमारा एक्चुअल रिमाइंडर था। एक चीज और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपको नोट करनी चाहिए, वो कैसे होगा कि 15 डिवाइडेड बाय 4 को मैं ऐसे लिखूंगा 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जब मैंने 5 को 4 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर आया 1, एंड जब मैंने 3 को 4 से डिवाइड किया तो 3 4 से छोटा है, तो इस वजह से उसका रिमाइंडर हो गया 3। तो इस केस में भी मेरा रिमाइंडर डायरेक्टली 3 आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको एडिशन से भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं। जैसे 15 डिवाइडेड बाय 4 था तो हम लोग उसको लिख रहे थे 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। अब जब मैं डिनोमिनेटर सेपरेट करूंगा तो 12 तो 4 का मल्टीपल है, तो इट विल गिव मी रिमाइंडर एज 0, प्लस 3 4 से छोटा है तो इसका रिमाइंडर आया फिर से 3। या तो इस 15 डिवाइडेड बाय 4 को हम लोग 16 -1 डिवाइड बाय 4 लिखेंगे। डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो रिमाइंडर आएगा 0। -1 छोटा है 4 से, तो इसका रिमाइंडर आया -1, तो इधर पे रिमाइंडर आ रहा है -1 जो नेगेटिव रिमाइंडर है। लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसमें हम लोग इसका डिवाइजर ऐड कर दें। क्यों? क्योंकि 4 4 की साइकिल में हम लोग 4 एक्स्ट्रा आ चुके हैं, तो हम लोग रिमाइंडर ऐड डिवाइजर इसमें ऐड करेंगे। तो -1 + 4 इज ऑल्सो गिविंग मी रिमाइंडर एज 3।
अगर ये वाले सम के ऊपर ध्यान दें हम लोग, तो ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा है कि 23 रेज टू 23। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, एक 23 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा 23 रेज टू 22। ठीक है, अब इस 23 रेज टू 22 है ना, तो हम लोग इसको 23 का स्क्वायर रेज टू 11 भी लिख सकते हैं। एंड 23 का स्क्वायर इज नथिंग बट 529। तो इधर आया 23, ये आया 529, और इधर आ रहा है 11। अब ये 23 है, 529 को हम लोग लिख सकते हैं 530 माइनस 1 रेज टू 11। अब ये देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन बन चुका है। ठीक है, ओके। बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम लोग इसको जरा एक्सपैंड करेंगे तो ये ऐसा आएगा 11C0 530 रेज टू 11 माइनस 11C1 530 रेज टू 10, सॉरी 530 रेज टू 10 इंटू 1, फिर माइनस 11C2 530 रेज टू 9 इंटू 1 स्क्वायर, और ऐसे करते करते इधर पे माइनस 11C11 आएगा और हमारे पास बचेगा 1। आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मुझे इसी को 53 से डिवाइड करना था, और ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ ये इसी का एक्सपेंशन है, तो मैं इसको भी 53 से डिवाइड करूंगा तो आंसर तो सेम आएगा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सारे टर्म्स के पास 530 है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 53 एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। तो इस केस में इस ये मल्टीपल था तो रिमाइंडर क्या आया था 0। सिमिलरली ये भी मल्टीपल था तो रिमाइंडर क्या आया था 0। तो ये जितने भी टर्म्स हैं ये सारे मुझे रिमाइंडर कितना देंगे 0। तो मेरे पास जो एक टर्म है जो मुझे रिमाइंडर देगा वो लास्ट टर्म है। तो इधर पे आएगा 23 इंटू मल्टीपल ऑफ 53। ये सारे टर्म्स को मैं इधर पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये सारे टर्म्स, ये जितने भी टर्म्स हैं एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, ये क्या है, सारे 53 के मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि इनके पास 530 है। एक्सेप्ट द लास्ट टर्म माइनस, क्योंकि इधर माइनस साइन है, ये 23 लास्ट टर्म के साथ भी जाएगा तो 23 एंड लास्ट टर्म 11C11 इज 1 एंड 1 रेज टू एनीथिंग इज 1। अब ये वाला पार्ट तो मुझे देगा रिमाइंडर 0, और इधर पे मेरे पास आ रहा है रिमाइंडर -23। तो फाइनली जो मेरा रिमाइंडर है वो -23 है। लेकिन हम लोग ने डिस्कस किया था रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और जब मेरे पास रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है उसमें हम लोग डिवाइजर ऐड कर देंगे। तो हम लोग ने 53 से डिवाइड किया था तो हम लोग 53 ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो इधर पे हमारा जो डिवाइजर आएगा, सॉरी जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 30। तो इस केस में जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। एक इसका शॉर्टकट भी है। हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ने यहाँ पर स्टेप लिखा हुआ था वो स्टेप क्या था कि हम लोग ने, हमारा जो क्वेश्चन था 23 रेज टू 23 को हम लोग ने उसे इस तरीके से स्प्लिट किया था 530 माइनस 1। आप देखेंगे ये 530 जो है ये मल्टीपल है 53 का, सिर्फ ये 1 नहीं है। तो जो रिमाइंडर देगा वो 23 था और ये -1, क्योंकि 23 कॉमन था तो ये 1 के साथ भी आने वाला है। तो इधर पे जो रिमाइंडर है हम लोग डायरेक्टली बोल सकते थे कि -23 था। हम लोगों को ये सारा चीज करने की जरूरत नहीं थी। और इस -23 को हम लोग रिमाइंडर नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव है, तो हम लोग इसमें डिवाइजर ऐड करेंगे तो इधर पे हमारा रिमाइंडर डायरेक्टली आएगा 30। होप सो ये आइडिया क्लियर हुआ। एक सिमिलर पैटर्न का सम वापस से लेता है तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है 32 रेज टू 32 रेज टू 32। हम लोग ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है a रेज टू m रेज टू n इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू a रेज टू m इंटू n। तो 32 रेज टू 32 को हम लोग डायरेक्टली 32 इंटू 32 लिखेंगे, एंड ये डायरेक्टली 2 रेज टू 10 हो जाएगा। तो 32 इंटू 1024 ऐसे आएगा ये। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था हम लोग ने उसको 32 रेज टू 1024 के फॉर्मेट में स्प्लिट अप कर लिया है। अब हमारा जो बेसिक आइडिया वो यही है कि इस 32 को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करें। एक ऐसा पार्ट जो 7 का मल्टीपल हो, और एक ऐसा पार्ट जो 7 का मल्टीपल नहीं है और उससे छोटा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 28 + 4 रेज टू 1024। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है जहां पर a का वैल्यू 28 है, b का वैल्यू 4 है, एंड जो मेरा n है वो 1024 है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो। अब ये सेम ऑब्जर्वेशन हम लोग ने इससे पहले वाले सम में किया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि जितने भी टर्म्स बनेंगे 28 तो मल्टीपल है 7 का, तो वो रिमाइंडर तो देगा नहीं। रिमाइंडर सिर्फ एक ही टर्म देने वाला है जो कि आएगा 4। तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे इस केस में जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या होगा, 4। सिंपल था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो प्रीवियस से हम लोग ने, प्रीवियस सम से जो सीख ली थी उसके ऊपर हम लोग ने अप्लाई किया हुआ है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6 y क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये सब मैं करा उससे पहले आप लोगों को जो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए वो होता है जनरल टर्म का।
जनरल टर्म x प्लस वाई रेज टू एन का अगर मैं एक्सपेंशन लिखता हूँ तो आप ऑब्जर्व क्या करेंगे? x प्लस वाई रेज टू एन के एक्सपेंशन में मेरे पास आएगा एन सी जीरो एक्स रेज टू एन सी वन एक्स रेज टू एन माइनस वन वाई रेज टू वन, फिर आएगा एन सी टू एक्स रेज टू एन माइनस टू वाई का स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे करते करते हम पहुंचेंगे एन सी एन एक्स रेज टू जीरो वाई रेज टू एन। आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, जो मेरा पहला टर्म है हम लोग इसको लिखते हैं एनसीआर के फॉर्मेट में, तो मेरा जो पहला टर्म है यहाँ पर उसका आर जीरो है। जो मेरा सेकेंड टर्म है वहां पर इधर पर आर वन है। थर्ड टर्म के लिए जो मेरा आर है वो है टू। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, जनरल टर्म अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं बोलूंगा टी आर प्लस वन इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू एन सी आर एक्स रेज टू एन माइनस आर इंटू वाई रेज टू आर। अब ये पैटर्न सही है या फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं हम लोग वेरीफाई करते हैं। जो मेरा पहला टर्म था उधर पे आर का वैल्यू जीरो डाला, तो मैंने इधर आर का वैल्यू जीरो डाला तो ये मेरे पास टी वन आया। इधर मेरे पास आ रहा है एन सी वन, अरे सॉरी एन सी जीरो, क्योंकि आर मैंने जीरो डाला था। तो एन सी जीरो एक्स रेज टू एन माइनस जीरो विल गिव मी एन एक्स रेज टू एन, एंड इधर आया वाई रेज टू जीरो जो कि करेक्ट था मेरा पहले टर्म के लिए। सेकेंड टर्म के लिए मुझे आर की वैल्यू वन डालनी पड़ेगी, तो इधर पे आर की वैल्यू वन डाला तो वन प्लस वन इज नथिंग बट गिविंग मी टू, दैट इज सेकेंड टर्म। इधर हो गया एन सी टू, सॉरी आर की वैल्यू वन डाली थी सेकेंड टर्म के लिए, आर की वैल्यू वन, तो इधर हो गया एन सी वन एक्स रेज टू एन माइनस वन एंड वाई रेज टू वन। देखिए ये करेक्ट है। थर्ड टर्म के लिए आर की वैल्यू टू, तो ये आर की वैल्यू टू डाला तो टी थ्री हो जाएगा एन सी टू एक्स रेज टू एन माइनस टू एंड वाई रेज टू टू, तो यही वाला मेरा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे हमने ये जो जनरल फॉर्मूला डिराइव किया हुआ ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस लॉजिक के बेस पर हम लोग अभी हमारा सम करने वाला है। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है? वो लिखा हुआ है x प्लस टू वाई रेज टू नाइन। आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो a की जगह x है, चलो a की जगह नहीं, डायरेक्टली हम लोग इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। इसका एक्सपेंशन हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। इसका जो जनरल टर्म होगा टी आर प्लस वन, इट विल बी लाइक n के जगह है नाइन तो नाइन सी आर, x के जगह x ही है तो ये हो गया n माइनस आर मतलब नाइन माइनस आर, एंड y के जगह टू वाई दिया हुआ इधर पे आ जाएगा r। तो कोइफिशिएंट कोइफिशिएंट के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो इधर पे मेरे पास कोइफिशिएंट में नाइन सी आर तो है, एक्स रेज टू नाइन माइनस आर है, ये टू वाई है ना, तो एक इधर पे टू रेज टू आर होगा एक वाई रेज टू आर होगा, तो ये टू रेज टू आर कोइफिशिएंट में कंट्रीब्यूट करेगा। तो नाइन सी आर इन टू टू, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसे, नाइन सी आर इंटू टू रेज टू आर इंटू एक्स रेज टू नाइन माइनस आर इंटू, ओके, एक्स रेज टू नाइन माइनस आर इंटू वाई रेज टू आर। अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे तो ये जो पार्ट मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला पार्ट मेरा कोइफिशिएंट का है। और हम लोगों को किसका कोइफिशिएंट चाहिए था? एक्स रेज टू सिक्स का और वाई रेज टू थ्री का। एक्स रेज टू सिक्स का कोइफिशिएंट चाहिए, मतलब जो मेरा नाइन माइनस आर है वो मेरा सिक्स होना चाहिए, दैट इज आर का वैल्यू मेरा थ्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू में थ्री डालूंगा तभी जाके वो मुझे एक्स रेज टू सिक्स देगा और इधर वाई का क्यूब बनेगा। तो इसका जो कोइफिशिएंट है वो ये था नाइन सी आर इंटू टू रेज टू आर, आर का वैल्यू थ्री है तो ये हो गया नाइन सी थ्री इंटू टू का क्यूब। नाइन सी थ्री को आप सॉल्व करेंगे तो नाइन एट सेवन डिवाइडेड बाई सिक्स और ये हो गया एट। थ्री थ्री जा सॉरी टू थ्री जा टू फोर जा, थ्री वन जा थ्री थ्री जा, थ्री फोर जा ट्वेल्व एंड एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व। तो इधर देखूंगा मैं यूनिट डिजिट मेरा टू है और एक ही ऑप्शन है जहां पर यूनिट डिजिट टू है, तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ओके। जनरल टर्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। उसने बोला है द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म in the expansion of x plus a raised to n are 240 720 and 1080। ठीक है, x plus a raised to n का हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। बाइनोमियल, एक मिनट, बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो आप उसमें पाएंगे कि कोई भी rth टर्म के लिए हम लोग लिखेंगे टी आर प्लस वन, उसका फॉर्मूला होगा एन सी आर एक्स रेज टू एन माइनस आर,
और इधर पे हो जाएगा a रेज टू r। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। जब मैं सेकंड टर्म की बात करूं तो मुझे r के जगह 1 डालना पड़ेगा, तो t2 इधर हो जाएगा r की जगह 1, तो मतलब nc1, x की जगह x आएगा, n माइनस r मतलब n माइनस 1 और a रेज टू 1। सेकेंड टर्म है मेरा 240। थर्ड टर्म की मैं बात करूँ तो r के लिए जगह 2 डालूंगा, तो r के जगह 2, ये हो गया x रेज टू n माइनस 2, और इधर पे आया a का स्क्वायर, इसका वैल्यू है 720। एंड लास्टली फोर्थ टर्म के लिए मुझे r के जगह 3 डालना पड़ेगा, तो nc3 इधर हो गया x रेज टू n माइनस 3 इंटू इधर आया a क्यूब, इधर हो गया 1080। ठीक है, अभी देखो हमारे पास जो अननोन थे x a एंड n, तो तीन अननोन से, तो उसके लिए हम लोगों को सॉल्व करने के लिए तीन कंडीशंस चाहिए। तीन अननोन से तीन कंडीशन से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसे केसेस में जब कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो, तो मेरा मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, हम लोगों को जाना चाहिए ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन के लिए। हम लोग प्रिफर ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन। तो आप देखेंगे एक्स ए एंड एन का, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है एक्स का वैल्यू 2 हो, ए का वैल्यू 3 हो एंड एन का वैल्यू 5 हो। ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके, देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है कि नहीं। पहले ऑप्शन में जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया एन का वैल्यू 5, तो आया 5c1। एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट किया 2, तो ये हो गया 5 माइनस 1 इज 4। एंड ए के जगह आया 3 रेज टू 1 इज 3। 5c1 का वैल्यू हो गया 5, ये हो गया 16 और ये हो गया 3। 16 5 जा 80, 80 इंटू 3 विच इज गिविंग मी 240। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। आपको चाहिए तो आप आगे वेरीफाई कर लीजिए, लेकिन ये जो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट सम। The coefficients of three consecutive terms in the expansion of 1 plus a raised to n are in the ratio this. Then find n. Okay, ठीक है। 1 प्लस ए रेज टू एन का एक्सपेंशन लिखना है मुझे, तो इसमें अगर मेरा जनरल टर्म लिखूंगा मैं, तो वो क्या हो जाएगा, एन सी आर एक्स रेज टू एन माइनस आर, मतलब 1 रेज टू एन माइनस आर इंटू ए रेज टू आर। अब हम लोगों को पता है कि टी आर प्लस वन है ये, 1 रेज टू एनीथिंग विल बी 1, तो इधर होगा एन सी आर और इधर मेरे पास बचेगा ए रेज टू आर। अब उसने क्या बोला था, लेट द कोएफिशिएंट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए बोलेंगे लेट द थ्री consecutive terms be r minus 1, r and r plus 1। ठीक है, हम लोग जब r के थर्ड टर्म निकालते तो r के जगह 2 डालते हैं, फोर्थ टर्म निकालते तो r के जगह 3 डालते जनरल टर्म्स के फॉर्मूला में। सिमिलरली जब मैं r माइनस 1 के लिए देखूंगा, r माइनस 1 टर्म के लिए, तो मैं r के जगह r माइनस 2 डालूंगा, तो इधर हो गया t r माइनस 2 प्लस 1। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, एन सी आर माइनस 2 इंटू ए रेज टू आर की जगह आएगा आर माइनस 2। क्लियर। जब मैं आर टर्म के लिए देखूंगा तो मुझे आर की जगह पर आर माइनस 1 डालना पड़ेगा, तो इधर आएगा टी आर माइनस 1 प्लस 1, इधर आएगा एन सी आर की जगह आर माइनस 1, इधर आएगा ए रेज टू आर माइनस 1। एंड फाइनली जब मैं आर प्लस 1 टर्म के लिए जाऊंगा, तो आर की जगह मुझे आर डालना पड़ेगा, एक टर्म आर प्लस 1 के लिए जा रहा हूँ तो आर की जगह आर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया टी आर प्लस 1। ठीक है, आर प्लस 1 टर्म के लिए मुझे आर डालना है, तो इधर हो गया एन सी आर और इधर आ गया ए रेज टू आर। ये हम लोग ने थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लिए हैं। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा स्ट्रेट लाइन के लिए ट्राई करता हूँ, ये वाला पार्ट इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब बराबर है। उसने बोला जो इन टर्म्स के जो कोइफिशिएंट का रेशियो है वो 1:7:42 है। तो एन सी आर माइनस 2 अपॉन एन सी आर माइनस 1, इसका जो रेशियो होगा पहले दो टर्म का रेशियो 1:7 होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। एनसीआर का हम लोगों को बेसिक फॉर्मूला पता हुआ है, तो वो हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन पहले वाले, इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, अपॉन एन माइनस आर, मतलब एन माइनस आर प्लस 2 का फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, आर की जगह यहाँ पर आर माइनस 2। एक मिनट इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग।
ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से इसको लिखते हैं। तो हमारे पास ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आएगा, एक मिनट थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, n माइनस आर प्लस टू का फैक्टोरियल, और इधर आएगा r माइनस टू का फैक्टोरियल। सिमिलरली डिनोमिनेटर में जो कोइफिशिएंट है उसके लिए आएगा n फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, इधर पे आएगा r माइनस वन का फैक्टोरियल, और इसका जो रेशो है वो 1:7 का है। आप देखेंगे तो ये फैक्टोरियल n फैक्टोरियल एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, ये जो फोर्थ डिनोमिनेटर वो टॉप में चले जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये वाला जो नीचे आएगा वो होगा n माइनस आर प्लस टू का फैक्टोरियल, इधर हो गया r माइनस टू का फैक्टोरियल, इसका रेशो है 1:7 का। अभी n फैक्टोरियल है 5 फैक्टोरियल, तो हम उसको कह सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या तो मैं 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। सिमिलरली ये n माइनस आर प्लस टू है ना, तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करना चाहूँ तो मैं एक एक कम करके लिखना चाहूंगा, तो n माइनस आर प्लस टू है, नेक्स्ट टर्म होगा n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। तो देखो n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल मेरा गायब हो चुका है। मेरे पास जो डिनोमिनेटर में बचा है वो n माइनस आर प्लस टू बचा हुआ है सिर्फ। होप सो क्लियर होगा। इस r माइनस वन को हम लोग कैसे लिखेंगे, r माइनस वन इंटू आर माइनस टू का फैक्टोरियल, क्योंकि एक कम किया मैंने, तो मेरे पास जो टॉप में बचेगा वो बचेगा r माइनस वन, और r माइनस टू का फैक्टोरियल, r माइनस टू का फैक्टोरियल एलिमिनेट हो जाएगा, इधर पे मेरे पास बचेगा 1:7। आप इधर पे देखते हैं, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा मेरे पास 7r माइनस सेवन इक्वल टू n माइनस आर प्लस टू। n यहीं पर रखते हैं हम लोग, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, n को यहीं पर ही रखते हैं। ये 7r उधर गया तो इधर हो गया -8r, और ये 2 इधर आया तो ये हो गया -9, ये वाला कंडीशन नंबर 1, इसको हम लोग कंडीशन नंबर 1 बोल देते हैं। जो मेरे पास सेकंड कंडीशन है, सिमिलरली जो मेरे पास सेकंड कंडीशन है वो ऐसी कुछ है कि इन दोनों का मैं रेशो लूंगा, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का, तो उसका जो रेशो आएगा वो 7:42 आने वाला है। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसे आएगा एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर, इनका जो रेशो है वो 7:42 का है। इसको एक्सपैंड करेंगे, देखो एन फैक्टोरियल एलिमिनेट ही होने वाला है, और जो इसका डिनोमिनेटर रहेगा वो टॉप पर चले आएगा, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, एक होगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल और एक होगा आर का फैक्टोरियल। इधर इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो इधर ही पे आने वाला है, तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, और ये हो गया r माइनस वन का फैक्टोरियल। इधर हमारे पास बचेगा 7:42। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इस n माइनस आर प्लस वन को हम लोग ऐसे थे n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो वो दोनों एलिमिनेट होंगे, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में बचने वाला है n माइनस आर प्लस वन, और इधर पर जो मेरे पास r फैक्टोरियल बचा था, ये r था, ये r फैक्टोरियल बचा था, इस r फैक्टोरियल को हम लोग लिखेंगे r इंटू आर माइनस वन, तो इधर पर मेरे पास एक बचेगा r, और इधर आ रहा है 7/42। आप इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इधर पे आएगा 42r, इधर होगा 7n माइनस 7r प्लस वन, ये क्या बचेगा हमारे पास, 7n आ रहा है, ये इधर गया तो 7n, और ये 42r, 42 और 7 मतलब -49r हो गया ये, और ये वन जो है इधर पे मेरे पास राइट साइड में आ रहा है, तो 7n माइनस 49r और ये -1, ये वाली इक्वेशन को हम लोग नंबर 2 दे देते हैं। ये वाला इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर के लिए देखो आप है ना, इक्वेशन नंबर 1 को -7 से मल्टीप्लाई कर दो, -7 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो मेरे पास क्या आएगा, -7n आएगा, फिर 8 7 जा प्लस 56r आएगा, और इधर पे ये 63 हो जाएगा। आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, मेरे पास इधर पे बच रहा है 7r, और एक मिनट, 7 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास इधर पर क्या आएगा, 7n माइनस 7n, एक मिनट, अच्छा इधर पर हमारे से एक कैलकुलेशन एरर हो गया, इधर n माइनस आर प्लस वन जब इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 7n माइनस 7r, और इधर पे हमारे पास आना चाहिए +7। ओके, तो इधर पर आएगा +7,
और ये +7 को हम लोग ने राइट साइड में भेजा तो हमारे पास इधर पर आएगा -7। तो हमारे पास जो इधर बचना चाहिए वो था हमारे पास -7। अब आप इसको सॉल्व करो, 63 -7 किया तो ये हो जाएगा 56। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू आएगा 8। लेकिन हमसे क्वेश्चन में r का वैल्यू नहीं पूछा गया, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है n का वैल्यू। तो इस n की वैल्यू को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा n माइनस 8 टाइम्स r का वैल्यू आया 8 इक्वल टू -9। तो n माइनस 64 इक्वल टू -9। तो n का वैल्यू -9 + 64। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 55। 55। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट सम। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ओके, चलेगा, ठीक है। हमारे पास जो एक्सपेंशन है वो 3/2 एक्स स्क्वायर है -1/3x⁻6 है, ठीक है। इसका अगर हम लोग जनरल टर्म लिखेंगे तो वो ऐसे आएगा 6cr आएगा, 3/2 एक्स स्क्वायर रेस टू 6 -r आएगा। एंड इसको हम लोग प्लस करके और ये माइनस साइन -1/3x करके लिख लेंगे। इसको जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इधर पे हम लोग ब्रैकेट डाल देंगे और इधर पे माइनस साइन इसके साथ ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सेकेंड टर्म होगा वो होगा -1/3x⁻r। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो सारे x वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे, कोएफिशिएंट सबको अलग कर देते हैं हम लोग। तो इधर हो गया 6cr, इस वाले के साथ 3/2 हमारा कोएफिशिएंट है तो 3/2 को अलग कर दिया 6 -r। एंड ये वाले के साथ -1/3 कोएफिशिएंट है तो -1/3r। इधर पर x⁻² था और ये 6 -r था तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 12 -2r। एंड इधर पर 1/x⁻r है। इसको सॉल्व करेंगे 6cr हो गया ये, 3/2 6 -r -1/3r। x⁻12 -2r ये x जब ऊपर जाएगा तो x⁻1 हो गया, x⁻1 इंटू r तो हो गया x⁻−r। अगर आप सिर्फ ये दोनों को ध्यान से देखेंगे तो रूल ऑफ इंडाइसेस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक रूल ऑफ इंडाइसेस वो क्या बोलता है, बेस सेम पावर विल गेट एडेड। तो इधर पर जो बेस दोनों का सेम है तो 12 - 2r - r, पावर विल गेट एडेड तो x⁻12 - 3r। एंड क्वेश्चन में बोला है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ x ये तब होगा जब पावर ऑफ x विल बी इक्वल टू 0। मतलब 12 - 3r का वैल्यू अगर 0 हुआ दैट इज r का वैल्यू हमारा हो जाएगा डायरेक्टली 4। तो अब हमारे पास r का वैल्यू 4 डालने पर ये मेरा पार्ट पूरा 1 हो जाएगा। तो जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो ये मेरा कोइफिशिएंट वाला पार्ट है तो वो क्या होगा, 6cr के जगह डालना है 4, 3/2 6 - 4 is 2 एंड ये -1/3 ये हो गया 4। 6c4 का वैल्यू 6 5 30/2 ये हो गया 6c4 का वैल्यू 15। ये 3 स्क्वायर था, ये 2 स्क्वायर था एंड इधर 1/3 है। तो अभी हम लोग देखेंगे तो ये 15/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हमारे पास बच रहा है। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो 5:12 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a⁴ इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अच्छा, ये दो बाइनोमियल दिया हुआ है तो हम लोगों को दोनों को पहले इंडिविजुअली एक्सपैंड करना होगा और फिर हम लोग नोटिस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टर्म्स है जो मुझे a⁴ टर्म्स दे सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के बाद। चलो पहले एक एक के लिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 1 + 2a⁴। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 + 4c1 इंटू 2a प्लस 4c2 इंटू 2a का स्क्वायर, 4c3 इंटू 2a का क्यूब एंड फाइनली आएगा 4c4 इंटू 2a⁴। आप इसको एक्सपैंड करो, थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये आएगा 1 + 4c1 का वैल्यू है 4, 4 इंटू 2 इधर हो जाएगा 8a। सिमिलरली 4c2 का वैल्यू हुआ 6 एंड ये होल स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा 6 4 24, इधर आएगा a स्क्वायर। 4c3 का वैल्यू 4
एंड ये हो जाएगा 8, 8 4 जा हुआ अपने पास 8 4 जा 32a³ एंड लास्टली 4c4 का वैल्यू 1 और इधर 2 रेज टू 4 है तो ये हो गया 16a/4। तो हम लोग ने पहला वाला एक्सपेंशन लिख लिया है। हमारा पहला वाला एक्सपेंशन 1 + 2a/4 का एक्सपेंशन है। 1 + 8a + 24a² + 32a³ एंड 16a/4। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए ट्राई करते हैं। 2 - a/5 इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो आएगा 5c0 2/5 - 5c1 2/4a + 5c2 2 का क्यूब a² - 5c3 2 का स्क्वायर a³ + 5c4 2 इधर होगा a/4 - 5c5 a/5। इसको जरा ओपन करते हैं तो ये 2/5 इज नथिंग बट 32 माइनस ये हो गया 16 एंड ये देगा 5 तो ये हो गया 80a। 5c2 इज 10 एंड ये हो जाएगा 8 तो 10 × 8 इज 80a² - 5c3 5c2 इक्वल है 4 × 10 ये हो गया 40a³। 5c4 का वैल्यू 5 हो गया इंटू 2 10a/4 - a/5 तो इधर पे आया 2 - a/5। इसका एक्सपेंशन हम लोग इसको दे देंगे 2। हम लोगों को a/4 चाहिए दोनों के मल्टीप्लीकेशन में। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कैसे आएगा 1 + 2a/4 और दूसरा आएगा 2 - a/5। तो हम लोगों को दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे कि 1 + 8a 24a² 32a³ + 16a/4 और दूसरा टर्म आया 32 - 80a 80a² - 40a³ 10a/4 - a/5। अब अगर मैं सिर्फ a/4 की बात करूं तो a/4 कब आएगा? a/4 जब मिलेगा मुझे जब ये जो कांस्टेंट पार्ट है वो जाकर मेरे 10 से मल्टीप्लाई हो। सिमिलरली ये जो 8a है वो यहाँ पर 40a³ से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8a और ये 40a³। इधर पे मैं थोड़ा सा देखो ये जो 8a है और ये जो 40a³ है ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब जाके मुझे एक a/4 का टर्म मिलेगा। तो एक ये 10 आया 8 × 40 तो मेरे पास आएगा 8 × -40 के लिए। थर्ड चीज मुझे और कब मिल सकता है जब मेरा ये 24a² इस 80a² से मल्टीप्लाई हो तो मेरा 24 इस 80 से मल्टीप्लाई हो। और कब मिल सकता है जब ये 32 का a³ इसके -80 से मल्टीप्लाई हो तो आएगा नेक्स्ट 32 ये मेरा -80 से मल्टीप्लाई होगा एंड फाइनली ये 16a/4 इसके कांस्टेंट वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो। ये 16a/4 इसके कांस्टेंट वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो तो ये 16 मेरा इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये ऐसे टर्म्स है जो मुझे a/4 देने वाला है। और अगर आप इन सब को फाइनली सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -438 और इसका वेरिएबल का पावर 4। तो इधर पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा तो अभी हम लोग यहाँ पर नया सब टॉपिक बोल सकते हैं इसे टर्म्स फ्रॉम एंड। एक छोटा सा एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं उसके बाद हम लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जा सकते हैं। अगर मेरे पास a + b/n का एक्सपेंशन है तो हम लोग उसे लिखेंगे nc0 a/n b/0 nc1 a/n-1 b/1 nc2 a/n-2 b का स्क्वायर। और ये ऐसे करते करते मुझे एक टर्म आएगा nCn-1 a/n सॉरी a/1 होगा a/1 b/n-1 एंड फाइनली आएगा n इधर पे nCn
ए रेस टू 0 बी रेस टू एन, इसको हम लोग नंबर 1 दे देते हैं। अगर मैं इसमें टर्म्स को स्वैप कर दूं, ए प्लस बी रेस टू एन के जगह अब मैं अगर लिखना चाहूँ बी प्लस ए रेस टू एन, तो मेरा जो एक्सपेंशन होगा वो होगा एन सी 0 बी रेस टू एन, एन सी 1 बी रेस टू एन माइनस 1 ए रेस टू 1, एन सी 2 बी रेस टू एन माइनस 2 ए स्क्वायर। ऐसे करते करते हम पहुंचेंगे एन सी एन माइनस 1 बी 1 ए रेस टू एन माइनस 1 प्लस एन सी एन बी रेस टू 0 ए रेस टू एन माइनस सॉरी ए रेस टू एन, ए रेस टू एन। आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। आप देखेंगे कि ये जो एक्सपेंशन में जो लास्ट टर्म था वो इस एक्सपेंशन का फर्स्ट टर्म है। इधर पर आप देखिए इस एक्सपेंशन का जो लास्ट टर्म है दैट इज एन सी 0 ए रेस टू 0 बी रेस टू एन, वो इस एक्सपेंशन का फर्स्ट टर्म है। सिमिलरली इस एक्सपेंशन का जो सेकेंड टर्म है वो इस एक्सपेंशन का जो लास्ट सेकेंड टर्म है, ये वाला इस एक्सपेंशन का जो लास्ट सेकेंड टर्म है वो इस वाले एक्सपेंशन का सेकेंड टर्म है। तो मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना कि मैं पीछे से आऊं, हम लोग क्या करेंगे कि टर्म्स को ही स्वैप कर देंगे। उसने बोला लास्ट सेकेंड टर्म, तो हम लोग टर्म्स को स्वैप करके सेकेंड टर्म ही निकाल लेंगे। अगर वो मुझे बोलेगा लास्ट थर्ड टर्म बताओ इस एक्सपेंशन का, तो हम लोग क्या करेंगे उस एक्सपेंशन को, उस एक्सपेंशन के जो टर्म्स है उसको चेंज करेंगे, दैट इज स्वैप करेंगे एंड स्टार्टिंग से थर्ड टर्म निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि आंसर तो सेम आने वाला है। कोई किसी को ये डाउट आ सकता है कि इधर पे जो कोइफिशिएंट था वो एनसी 0 है और इधर पर हमारे पास जो कोइफिशिएंट है वो एनसीएन है, लेकिन हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, वी नो दैट क्या, कि जो एनसीआर है वो एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। तो इधर पे एनसी 0 का भी वैल्यू 1 है, इधर एनसीएन का भी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अभी ये देखिए x प्लस ए रेस टू एन है, अगर मैं इसका जनरल टर्म निकालू तो हमारा होगा एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर और इधर होगा ए रेस टू आर। ठीक है, अभी जनरल टर्म ये आर्थ टर्म के लिए है ना, अरे सॉरी आर प्लस वंथ टर्म है ये, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आर्थ टर्म। आर्थ टर्म के लिए मुझे इधर पर आर माइनस वन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो फॉर आर्थ टर्म, तो आर्थ टर्म के लिए आर की जगह मैं आर माइनस वन सब्स्टिट्यूट करूंगा और ये प्लस वन तो पहले से ही था, इधर आएगा एन सी आर माइनस वन, एक्स रेस टू एन माइनस आर की जगह आर माइनस वन एंड इधर ए रेस टू आर माइनस वन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एन सी आर माइनस वन इधर हो गया एक्स रेस टू एन माइनस आर प्लस वन और ये हो गया आर रेस टू ए रेस टू आर माइनस वन, ए रेस टू आर माइनस वन। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है इधर पर ऑप्शन डी होगा, एक्स रेस टू सॉरी ऑप्शन डी नहीं है, एक्स रेस टू एन माइनस आर प्लस वन। ओके, हम लोग ने एक गलती कर दी है यहाँ पर। हमारी गलती क्या थी कि हम लोगों को टर्म्स को स्वैप करना था ना, तो टर्म्स को हम लोगों ने स्वैप नहीं किया। हम लोगों को लास्ट से टर्म निकाले थे तो हम लोगों ने टर्म्स को स्वैप नहीं किया, तो टर्म्स को स्वैप करने के बाद ए प्लस एक्स आएगा। यहाँ पर जो एक्स है उसके जगह पर हमारे पास ए होना चाहिए, एक्स के जगह पर हमारे पास होगा ए एंड इधर पर हो जाएगा एक्स। तो अभी सब जगह से करेक्शन कर लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इधर एंड इधर। तो ये वाले में हमारे पास इधर पर आएगा ए, इधर आएगा x, इधर आएगा a, इधर आएगा x। तो आप देखेंगे r माइनस वन ए रेस टू एन माइनस आर प्लस वन, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर वो लास्ट सेकेंड टर्म बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का अगर वो पूछ रहा है एक्सपांशन तो हम लोग उसके टर्म्स को स्वैप करेंगे, दैट इज b प्लस ए हो जाएगा वो, एंड फिर हम लोग लास्ट से नहीं सेकेंड टर्म ही निकाल लेंगे स्टार्टिंग से। तो हम लोग ने वही किया। एक चीज और है यहाँ पर देखिए, हमारा जो कोइफिशिएंट है एन सी आर माइनस वन है और जो ऑप्शन में जो कोइफिशिएंट है वो दिया हुआ है एन सी एन माइनस आर प्लस वन। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं हम लोग। एन सी आर इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर। मेरे पास इधर पे देखो तो मेरे पास ये है एन सी आर माइनस वन, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एन सी एन माइनस आर के जगह पर आर माइनस वन, तो ये हो गया एन सी एन माइनस आर प्लस वन। तो हमारा फाइनली एन सी एन माइनस आर प्लस वन, इधर हो गया ए रेस टू एन माइनस आर प्लस वन, इधर हो गया एक्स रेस टू आर माइनस वन। तो इधर पे जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी ही है। ये टाइप हम लोग ने पहले भी किया हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे, जनरल टर्म के बाद हम लोग एक्स के सारे टर्म्स को एक साथ रख लेंगे और देखेंगे उसकी पावर जीरो हो जाए, क्योंकि पावर जीरो होगी तो वो जो हमारा टर्म होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा एक्स का।
ठीक है। तो जनरल टर्म हमारा क्या होगा, n इधर पर 18 है, 18 CR। फर्स्ट जो है वो मेरे पास क्यूब रूट ऑफ x, और इधर पे आ जाएगा 18 माइनस आर। एंड जो सेकेंड टर्म है वो है 1/2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ x, इधर आएगा r। ये हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इधर पर हो जाएगा 18 CR। क्यूब रूट मतलब होता है कि पावर 1/3 होगा, तो ये हो जाएगा x। इसका 18 माइनस आर तो था ही, और क्यूब रूट मतलब 1/3 हो गया। सिमिलरली कांस्टेंट पार्ट में हटा देता हूँ, इधर से 1/2 रेज टू आर अलग कर लिया, और इधर पे हो जाएगा 1/x रेज टू r/3, क्योंकि क्यूब रूट है। ठीक है, कांस्टेंट को सब लोग हम लोग एक साथ रख लेते हैं। 18 CR आया, 1/2 रेज टू आर आया, हमारे पास बचा क्या, x रेज टू 18 माइनस r/3, और ये x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये 18 माइनस r/3, x रेज टू -r/3। बेस सेम, पावर विल गेट एडेड वाला हम लोग डायरेक्टली रूल यूज करेंगे, दोनों का बेस सेम है तो पावर इन लोगों का ऐड हो जाएगा, इंडाइसिस का रूल। तो x का जो टोटल पावर बनेगा, x आएगा 18 - r - r/3, दैट इज x रेज टू 18 - 2r/3। एंड for term to be independent of x, तो पावर जो है उसका 0 होना चाहिए, मतलब 18 - 2r, ये 0 हो जाएगा, दैट इज r का वैल्यू होना चाहिए 9। एंड r का वैल्यू अगर मैंने 9 सब्स्टिट्यूट किया तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, मेरे पास जो बचेगा वो ये वाला पार्ट बचेगा, कांस्टेंट वाला पार्ट। तो यही हमारा रिमेनिंग टर्म है। तो हमारा जो वैल्यू बचेगा वो क्या बचेगा, बचेगा इधर पे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ। 18C9, एंड इधर आएगा 1/2 रेज टू 9, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। 18C9 1/2 रेज टू 9, तो इधर पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। लास्ट सम फॉर टुडे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ब्लैक। द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। अच्छा, इसका एक्सपेंशन अगर मैं लिखता हूँ तो सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स being a natural number is 559, find the coefficient of the term in the expansion of x cube। ठीक है, चलो हम लोग इसका एक्सपेंशन लिख लेते हैं पहले। x - 3/x² रेज टू m है ना, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो mc0 आएगा, x रेज टू m। सेकेंड टर्म में माइनस आएगा हमारे पास, mc1 x रेज टू m - 1, और इधर होगा 3/x²। अच्छा, ये थोड़ा हैंड राइटिंग गंदी आ रही है, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखने के लिए ट्राई करते हैं। ये हो गया मेरा पहला टर्म, आएगा mc0 x रेज टू m आएगा, माइनस आएगा mc1 x रेज टू m - 1, और दूसरा टर्म आएगा 3/x² रेज टू 1। थर्ड टर्म आएगा मेरे पास mc2 x रेज टू m - 2, एंड इधर आएगा 3/x² का स्क्वायर, और हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, उसने मुझे बोला सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट 3 टर्म्स के जो मेरे पास कोएफिशिएंट्स है वो क्या होगा, आप देखिए इधर पे। इधर पे जो पहले टर्म का कोएफिशिएंट है वो डायरेक्टली है हमारे पास mc0, सम किया ऐड। सेकेंड टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो mc1 है, और इधर पे 3 है। ठीक है, तो -3 × mc1, क्योंकि इधर पे माइनस साइन भी थी। एंड जो मेरा थर्ड कोएफिशिएंट है वो mc2 है, एंड इधर पे आ रहा है एक 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, और इधर हो गया mc2। इसका जो वैल्यू है वो 559 के बराबर। इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे, mc0 हो गया 1, -3 टाइम्स mc1 का वैल्यू हो गया m, प्लस 9 टाइम्स mc2 को हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो आएगा m इंटू m - 1/2। इसका वैल्यू आता है 559। इसका वैल्यू आता है 559। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनेगा, तो ऑन सॉल्विंग वी विल गेट ms12। तो m का वैल्यू जो आने वाला है वो 12 आएगा। ठीक है, m का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। उसने बोला है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म कंटेनिंग x³। तो इस एक्सपेंशन के लिए अगर मैं जनरल टर्म लिखूं, तो जनरल टर्म tr+1 इट विल बी, m का वैल्यू 12 है, पावर 12 हो गया, 12 CR
x रेज टू 12 माइनस आर, एंड इधर आएगा -3/x² रेज टू आर। ठीक है, कोएफिशिएंट्स एक साथ रख लेते हैं। 12 CR, इधर पर मेरे पास -3 वाला पार्ट आएगा तो इधर आएगा -3 रेज टू आर। इधर हो गया x रेज टू 12 माइनस आर, ये x² ऊपर जाएगा तो x रेज टू -2, एंड x रेज टू -2 इंटू आर विल बी x रेज टू -2r, तो इधर हो जाएगा x रेज टू -2r। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 CR हो गया, -3 रेज टू आर हो गया, इधर हो गया x रेज टू 12 माइनस आर, और ये -2r मतलब -3r। ठीक है, उसने बोला कि x³ चाहिए, x³ आना चाहिए, मतलब जो 12 माइनस 3r है इसका वैल्यू 3 होना चाहिए। ये 3 इधर आएगा तो 9, तो 9 का वैल्यू 3r के बराबर, दैट इज r का वैल्यू होना चाहिए 3। तो कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट डायरेक्टली होगा 12C3 इंटू -3 रेज टू 3। 12C3 इज इक्विवेलेंट टू 12C9, एंड ये हो जाएगा डायरेक्टली 27। आप इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, ये कैलकुलेशन है, चलो ट्राई करते हैं। 12, 11, 10, ओके, एंड हमारे पास जो बचेगा, ठीक है, तो ये आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, और इधर डिनोमिनेटर में बचेगा 6, और इधर आएगा 27। एक चीज और थी, ये -3 का क्यूब था तो एक माइनस साइन भी आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 1 जा 6 2 जा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये हो गया -20 इंटू 11 इंटू 27। तो इसका जो अगर आप सॉल्व करोगे तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हम लोग ने अपना लेक्चर 2 कंप्लीट किया है बाइनोमियल थ्योरम का। तो अभी हम लोग इसी सीक्वेंस में लेक्चर 3 भी करेंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, एंड कुछ भी रहेगा अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड करने हैं तो आप लोग बताइएगा, हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर भी डाउट लेक्चर्स बना सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतने।